हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? हेलो। हेलो हेलो। आ रहा है। चलो यार, शुरू करते हैं। काफी लंबा ब्रेक हो गया है ना। पढ़ाई हुआ नहीं है कई दिनों से। अब शुरू करते हैं। अब लाइन से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 2 क्लास लेने का एक दिन में। वैकेंसी अभी थोड़ा टाइम लेगा। जो पुराना है पहले उसी का पेपर हो जाए। नया वैकेंसी अभी थोड़ा टाइम तो लेगा। तुरंत तो नहीं होगा कोई भी नया वैकेंसी। अब देखो, लोकसभा चुनाव है। उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट कुछ निकाल दे पोस्ट तो फायदा है। ठीक है ना। रेलवे वगैरह का सेंटर में निकल जाए तो फायदा है। इतने का ही चांस है, दो ही का, रेलवे का और स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम में निकाले तो बस। फिर वो अप्रैल के बाद ही फिर आप लोग को दिखाई देगा, मई के बाद जो दिखेगा। ठीक है। आएगा, मत चिंता कीजिए। आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पढ़ना जरूरी है। आप लोग अदर स्टेट के भी फॉर्म भरते रहिए। कंटिन्यू रहोगे तो जब पेपर आएगा तो एकदम से प्रेशर नहीं बनेगा बॉडी दिमाग के ऊपर। ठीक है। चलो। हाँ, कोई बात नहीं ना, कम से कम इतना तो पता चला कि हम थोड़ा पास हैं। है कि नहीं? अब आकलन ही नहीं होता ना, देखो। मुद्दा क्या है, जब पेपर कोई भी बच्चा दे के आता है तो मैं हमेशा बोला हूँ कि छोटा वाला डायरी को ना से मेंटेन करा करे। वो डायरी में जैसे आप एनएचपीसी का दिए पेपर तो एनएचपीसी लिख दो। यहाँ पर पे लिख दो टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। यहाँ पे लिख दो टोटल मार्क्स। यहाँ पे आप कितना ऑब्टेन किए हो, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पे अपने मिस्टेक्स लिखो। ये जो मिस्टेक्स होगा ना, इसको 2 पार्ट में बांटो, एक ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है, और एक बिफोर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम तक को कोई इशू है ही नहीं। आफ्टर एग्जाम तक हो गया पेपर, तो रिजल्ट देखना है। एग्जाम के दौरान आपने क्या गलतियां की, उसको पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके लिखो। और बिफोर एग्जाम आपने क्या गलतियां की थी तैयारी के समय, कि आपने सिलेबस सही से नहीं देखा। आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार के करने थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी पेपर का एक पैटर्न पकड़ना पड़ता है। तो आपने पैटर्न सही से नहीं पकड़ा, या न्यूमेरिकल को कम ध्यान दिया, थ्योरी ज्यादा ध्यान दिया, या थ्योरी कम ध्यान दिया, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस किया। या फिर एसएससी की बुक्स बनाई और क्वेश्चन आईएएस से आ गया या बुक गेट से आ गया। ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तब अगले बार कभी भी उस पैटर्न का या उस टाइप का एग्जाम होगा ना, जैसे, और ये भी कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करा रहा है। कंडक्ट मतलब कौन सा बॉडी है जो कंडक्ट इसको करा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा एनएचपीसी करा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि पीडब्ल्यूडी का एग्जाम व्यापम लेता है, इरिगेशन का एग्जाम जेई का व्यापम लेता है, एई का पीएससी लेता है, वैसे भी इनको भी कोई कंडक्ट करा रहा होगा, आइदर टीसीएस और कोई और कंपनी। ठीक है। तो उसको भी लिखा करो, तो उससे पता चलता है कि हाँ, उस कंपनी, जब वो कंपनी ऑथराइज कंपनी लेती है तो वो एग्जाम किस प्रकार से कराती है। तो आपका ऐसा एक डायरी बने रहेगा ना, तो हाँ, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले 5 10 पेपर ऐसा अदर सबको देना है। आप जितने ज्यादा एग्जाम दोगे, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, उतना आप सभी को फायदा होगा। और आप पेपर के, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम आएगा तब आप नजदीक, अब आपको मान लो 2 साल में कोई एक पेपर देने मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, होता ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ भी हुआ था। तो 2 साल में मान लो एक पेपर देने मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। अब 2 साल बाद आप डायरेक्ट एक पेपर दोगे तो जितनी गलतियों की संभावना सब उस पेपर में हो जाएगा। लेकिन उस 2 साल के दौरान मान लो आप 10 12 पेपर अदर स्टेट का सेंट्रल का मिला के दे दिए, तो आपकी जितनी गलतियां आपको ऐसे डायरी में पकड़ाते चल रहा है। तो फिर आप क्या करोगे कि आप भाई डायरी में जब पकड़ाया है उसको पलटोगे। तैयारी से पहले जैसी नोटिफिकेशन आया, सिलेबस आया, आपने अपनी डायरी निकाली कि प्रीवियस एग्जाम में मैंने क्या क्या गलतियां की थी, उसको एक पॉइंट पे बना दिया कि हाँ, मेरे को अब इस एग्जाम की तैयारी कुछ ऐसे करनी है, ये नोट्स, ये क्वेश्चंस को मेरे को पढ़ना है, इस बुक बैंक को बनाऊंगा, इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और ये गलतियां नहीं करूंगा। बस फिर आप उसी ढर्रे में चलते जाओ, अपने ऊपर भरोसा करके। 100% वो पेपर निकलेगा, एकदम 1000%। ठीक है। उससे पहले आपको भले ही कैसा भी रिजल्ट रहा हो। सब बच्चे ऐसा करो। देखो, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकते। ये गलतियां हम लोगों ने की हैं, मैं, सौरभ सर, हम लोग इस गलतियों को बहुत भुगत चुके हैं इसकी वजह से। ठीक है। जब तक हैदराबाद में थे तब तक हम बहुत पेपर देते थे। वहां को छोड़ के आए, हम देना ही छोड़ दिए, छत्तीसगढ़ में आके यहीं के पेपर में फंस गए। वो गलती तुम लोग मत करो, और टेक्निकल के ही एग्जाम ज्यादा दो। ऐसा नहीं कि जीएस हम पढ़ चुके हैं तो जीएस के भी देना शुरू कर दे, फिर तुम्हारा जो सर्कल है ना पढ़ने का बहुत बड़ा हो जाएगा। उतना बड़ा सर्कल हर बार रिवाइज कर पाना संभव नहीं है। तो मेजरली टेक्निकल दो, उस टेक्निकल में भी कोई पार्ट जीएस का आता है तो उसको रिवाइज करो। मान लो जैसे अभी सीएसईबी में कॉन्स्टी और छत्तीसगढ़ है,
तो कांस्टेंट छत्तीसगढ़ में पढ़ो। हम पूरा जीएस पढ़ डालें करके नॉन टेक की तरफ मत भागना, क्योंकि फिर तुम्हारा साल भर का पढ़ाई इतना बड़ा हो जाएगा ना कि जब तुम पेपर के समय एक्चुअल रिवीजन करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक फोकस करो। और स्टेट सेंट्रल में बहुत पोस्ट आता है ऐसी छोटा छोटा, भले दो दो चार चार पोस्ट रहे, भले 10 पोस्ट रहे, लेकिन दो उसको। चलिए छोड़िए सब बातों को, मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं एफएम का कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एफएम के अंदर देखते हैं कहाँ पहुंच गए थे हम लोग लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा चुका था मैं। हाँ, हम लोग पढ़ चुके थे विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, जल्दी बताओ विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी क्या चीज होती है? यह है दोस्तों रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। ये और कुछ नहीं, क्या है सर? रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं सभी लोग। ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो में दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो में दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है जब कोई फ्लूइड किसी स्टेशनरी सरफेस के ऊपर मूव करे। ये नीचे सरफेस है किसी भी चीज का, और ऊपर क्या है? फ्लूइड है। जब कोई फ्लूइड किसी स्टेशनरी सरफेस के ऊपर मूव करे तो ये जो यहां पर पे जो चीज आएगा ये कहलाएगा फ्रिक्शन। ये क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तब तक कहलाएगा जब तक ऊपर की फ्लूइड बॉडी, जो ये फ्लूइड की बॉडी है, ये डिफॉर्म ना हो। यदि ये फ्लूइड बॉडी डिफॉर्म होना शुरू हो गई तो हम इसको कहेंगे शियर। ठीक है, यदि ये फ्लूइड बॉडी डिफॉर्म होना शुरू हो गई तो हम इसको कहेंगे शियर। सिर्फ शियर नहीं, शियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रेस वो आगे देखेंगे। ठीक है, शियर फोर्स। फिर न्यूटन बोलते हैं कि सारी बॉडीज के लिए जो शियर है, ये शियर फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी में आने वाले डिफॉर्मेशन के, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, यानी कि समय के साथ साथ आएगा। ये न्यूटन कहते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, पर फ्लूइड के केस में समझते चलना, बहुत बेसिक है, रिवाइज करवा रहा हूं, समझ लो। क्या है, लगातार ब्रेक हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल मरवा दे रहा हूं, क्योंकि गैप ज्यादा हो जा रहा है, दो दो तीन तीन दिन का। ठीक है, बट इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के केस में क्या होगा दोस्तों कि एक फ्लूइड के लेयर के ऊपर जब दूसरा लेयर फ्लो होगा तो यहां पर पे जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन। किसी भी मोशन, किसी यहां पर फ्लो लिख दिया, इसका मतलब फ्लो ही नहीं होता, किसी भी प्रकार का बॉडी में मोशन हो उसको रजिस्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो यहां पर पे जो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन में जो डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन आना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तब का केस मैं अलग बताऊंगा। नॉन विस्कस फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कहेंगे उसको अपन। उस फ्रिक्शन की वजह से इस फ्लूइड बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आएगा, उस डिफॉर्मेशन की वजह से यही फ्रिक्शन अब नया चीज कहलाने लग जाएगा, इसको बोलेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं कि हमको तीन चीजें समझ में आएंगी। पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन, जब मोशन होगा तभी डिफॉर्मेशन की, ठीक है, बॉडी के शेप में डिफॉर्मेशन की, पूरा लिखना चाहो तो लिख लेना, शेप, बॉडी के शेप में डिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी। जब मोशन होगा तभी, जैसे मैं खड़ा हूं, उम्मीद जीरो है कि मेरे बॉडी में किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन आए। मैं जब दौड़ूंगा तो हो सकता है मैं आगे की ओर झुकूं, पीछे की ओर झुकूं, हाँ मेरे बॉडी के शेप में क्या आया? डिफॉर्मेशन आया। किसी भी चीज को जब आप धकेलोगे तो पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो होगा ही, फिक्स है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें डिफॉर्मेशन होगा। पॉइंट नंबर टू, डिफॉर्मेशन का कारण क्या होगा? यहां पर मैंने लिखा है, डिफॉर्मेशन का कारण क्या होगा? शियर। ठीक है,
डिफॉर्मेशन, यदि देखो फ्रिक्शन नहीं है, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो स्पेस में जब आप किसी चीज को उड़ते देखते हो, पिक्चर में देखे हैं लेकिन देखे हो, तो जैसा है वैसे ही उड़ते रहेगा कई अनंत कालों तक, कोई दिक्कत नहीं है जब तक उससे कोई चीज आके ना टकरा जाए। वो ऐसी अनंत, जैसे हमारे सैटेलाइट्स हैं वो खराब होने के बाद भी वैसे ही घूमते रहते हैं। तो जब स्पेस में जहां पर पे वैक्यूम है, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, उस जगह पर पे हमको इस चीज के लिए दिक्कत नहीं जाती दोस्तों। कहानी सबको समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए रगड़ या फ्रिक्शन जो है वो सरफेस में हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा। तो आगे चल के इसका भी रिलेशन सिखाऊंगा ग्रेविटेशन का शियर के साथ। हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट का रिलेशन है, पर हम लोगों को यदि इसको बेस को समझते चलेंगे तो हम लोग का लॉजिक बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस से आएगा, वो समय के साथ सीख जाओगे। जैसे हाइड्रोलॉजी में तुम लोग बहुत पक गए हो, ठीक है, इस बार हम लोग बहुत बढ़िया हाइड्रोलॉजी पढ़े, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए, लगभग हर चैप्टर के हर वैरायटी के क्वेश्चन हमारे, और उसके अलग अलग प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे कॉपी में है। तो वैसे इस बार कोशिश मैं करूंगा कि एफएम में भी तुमको हर चैप्टर के हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाए, तुम्हारा कॉपी के बाहर तुमको एफएम ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे एफएम में ज्यादा, क्योंकि एई में ज्यादा मार्क्स का आता है, तो थोड़ा तुमको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगेगा। बाकी वैरायटी अपने कॉपी में रखेंगे। चलो आते मुद्दे में। डिफॉर्मेशन का कारण क्या होगा? शियर होगा, समझते चलना। जब मोशन होगा तभी डिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। डिफॉर्मेशन का कारण कौन है? शियर है। नाउ पॉइंट नंबर 1 से हम लोग को एक चीज समझ में आया, न्यूटन के लॉ से ही पॉइंट नंबर 3 बनेगा। मोशन कब होगा? कब होगा? जब क्या लगे? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे। यस और नो? न्यूटन क्या बोलता है? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, और जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक कोई वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यदि वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगी। यस और नो? इतना तो सबको पता है ना? जल्दी बताओ। ठीक है, चल। तो मोशन कब होगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, समझना सब लोग ना। अब इस फोर्स के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, तुम लोग एकदम तरीके से सिखा दे रहा हूं इस चीज को। हालांकि पढ़े सब हो तुम लोग, पर मैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में तुम्हारे कॉपी में उतरवा दे रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, देखो पहले एक फ्लूइड बॉडी, नहीं रुक जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स इसमें काम नहीं आएगा, इसमें अपन मोशन को रख लेते। चलो एक सेकंड रखते। एक फ्लूइड बॉडी एक बॉडी है जो 3 कंडीशन से गुजरेगी। फर्स्ट वन, ठीक है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ तो? रुका हुआ, स्थिर अवस्था में। यस और नो? ठीक है, स्टेशनरी मतलब क्या मान लेते हैं हम लोग? स्थिर अवस्था मान लेते हैं, ठीक है। हिंदी वाले जो पॉली वाले हैं, या जिन जो लोग मेरे टाइप हिंदी वाले हैं, दोनों शब्दों में लिखेंगे, थोड़ा मेहनत ज्यादा रहेगा, लेकिन असली इंजीनियरिंग समझ का होता है। मैं सच बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग सिर्फ एक तरीके से कठिन है इंग्लिश की वजह से, नहीं तो इंजीनियरिंग बहुत आसान है। प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा इंडियन लोग जीते हैं, ठीक है। तो हमको तो ये सब चीजें ज्यादा आसान है। क्या हो जा रहा है? नहीं, वो हो जरूर जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो अंग्रेजी में करना पड़ेगा ना। अच्छी बुक, अच्छी चीजें सब इंग्लिश में ही आती है ना, दिक्कत ये है इंजीनियरिंग का। हम कर तो हिंदी में लेंगे, ठीक है। हाँ, आपको मेन इंजीनियरिंग का नुकसान यही है कि मेजर जो बुक्स है हमारी सब इंग्लिश में ही है, अच्छी बुक, और अच्छे वर्ड भी सब अंग्रेजी में है। फिर वही व्यापम करता है, ठीक है। स्टेशनरी लिखेगा, उसके आगे का हिंदी लिख देगा, कोई मतलब नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं। बॉडी पहला स्टेशनरी पोजीशन, स्थिर अवस्था में है। सेकंड, बॉडी, ध्यान से सुनना भी, डायनेमिक मोशन पे है। डायनेमिक मोशन में। अब डायनेमिक, और तीसरा है बॉडी काइनेमेटिक मोशन पे है। ये दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। डायनेमिक और काइनेमेटिक मोशंस का मतलब क्या है और इनमें अंतर क्या है सर, इसको थोड़ा समझा दो। तो इसको मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे, अच्छा इधर का मिटा दूं ना, ये सब तो पढ़ा हुआ है हमारा पीछे, ऐसा कुछ नहीं इसमें जो ना पढ़ा हुआ हो, ठीक है। चलो इधर देखेंगे उसको।
एक बॉडी है, ठीक है। अभी पास्कल्स लॉ सिखाऊंगा। पास्कल्स लॉ आप लोग अपने सिलेबस में देखोगे तो दूसरे नंबर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी चैप्टर के अंदर का चीज है, बहुत आसान है। पर पहले ये सब समझ लो, फिर पास्कल्स लॉ तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या बोलता है, कैसे करता है, वो सब हमको समझ में आ जाएगा तुम लोग का सिलेबस का। बाकी एफएम में तो सब पढ़ना है अब, क्योंकि अब एक बार पढ़ रहे हैं, यही के लिए फुर्सत होकर पढ़ेंगे। तो स्टेशनरी पोजिशन है यदि, तो ध्यान से समझना, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगला चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे, अगले का अगला, सेंटर ऑफ मास और बॉयंसी। तो ये मान लो सेंटर ऑफ मास है बॉडी के। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, इस पोजीशन से हर तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, ठीक है। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेंटर्स होते हैं, यदि मैं सेंटर ऑफ मास बोलता हूं तो उस पॉइंट से चाहे किसी भी तरफ जाओ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है। मास का मतलब क्या है तुमको पता है, मैं जब भी बोलता हूं मास, तो उसका मतलब क्या होता है, जिन नंबर ऑफ पार्टिकल से वो बॉडी बनी हुई है। मान लो ये बॉडी 1000 पार्टिकल से बनी हुई है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इससे मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊंगा पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात सबको क्लियर है, यस और नो? जल्दी बताएंगे भैया लोग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुद्दे पे वापस आते हैं। ये बॉडी अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है, ये बॉडी अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है। मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ, और ये बॉडी मोशन पे आई, ठीक है। ये बॉडी मोशन पे आई, मोशन पे जब ये आई तो इस स्टेशनरी पोजीशन से मोशन पे आने के लिए अप्लाइड फोर्स कहलाया एफ। इस स्टेशनरी पोजीशन से मोशन पे आने के लिए अप्लाइड फोर्स कहलाया एफ। अब इस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है इसके अगेंस्ट यहां पर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यस और नो? ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है। मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसके अगेंस्ट क्या लगेगा, नीचे में फ्रिक्शनल फोर्स, इसको स्मॉल एफ दे देते हैं, ठीक है। ये एफ लगा। यदि बॉडी में डिफॉर्मेशन आया, यदि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में चेंज आया, डिफॉर्मेशन का मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो ये बॉडी अभी कुछ इस प्रकार से हो गई, कुछ ऐसी हो गई मोशन के दौरान, तो ऑब्वियस ही बात है सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से कहीं और खसक जाएगा, यस और नो? सबको समझ में आ रहा होगा। यदि बॉडी के डिफॉर्मेशन में कोई डिफॉर्मेशन आया या सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आया, तो ये फ्रिक्शन कहलाने लग जाएगा शियर। अभी जो पीछे मैं आप लोग को सिखाते आया, ये शियर कहलाने लग गया। और यदि ये शियर, ध्यान से सुनना, यदि ये शियर फ्लूइड में है, तो ये शियर, यदि ये बॉडी किसकी, कौन सी बॉडी है, फ्लूइड बॉडी है, तो यही शियर क्या कहलाने लग जाएगा, जल्दी बताओ, विस्कोसिटी, ठीक है। यही शियर क्या कहलाने लग जाएगा, विस्कोसिटी। अभी कैसे कहलाएगा वो देखेंगे आगे चल के, ये कांस्टेंट वर्ड रहेगा। तो हम लोगों को यहां पर समझ में आने वाला है, अब ये विस्कोसिटी दो भागों में बटेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड फोर्स की वजह से लगने वाला विस्कोसिटी इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी। अप्लाइड फोर्स की वजह से लगने वाला विस्कोसिटी इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी कि इस फोर्स की वजह से जो इस फ्लूइड बॉडी में मोशन आया, उस मोशन को रजिस्ट करने के लिए जो विस्कोसिटी उन फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगी, वो विस्कोसिटी अभी क्या कहलाएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी। समझते चलना सब लोग, उसको कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहां पर पे पहला विस्कोसिटी का टाइप हुआ हमारे लिए कौन सा, डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों म्यू से, हिंदी में लिख दे रहा हूं किनारे में म्यू, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका हिंदी वर्ड हो गया म्यू, ठीक है। इज नोन एज डायनेमिक। डायनेमिक विस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन applied force and deformation of body। अब बॉडी कौन सी, फ्लूइड बॉडी,
अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी। जबकि दूसरे प्रकार का विस्कोसिटी कैसा होगा, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, सिर्फ, ना कि अप्लाइड फोर्स। फ्लूइड में अब फ्लूइड बॉडी लगातार मोशन कर रही, मान लो इसमें डिफॉर्मेशन आ चुका है, वो म्यू कहला गया है, अभी भी ये फ्लूइड बॉडी मोशन कर रही है। अब यदि मैं इस अप्लाइड फोर्स के नेचर को या सिंबल को इसमें से हटा दूं दोस्तों, यदि मैं इस अप्लाइड फोर्स के सिंबल को इसमें से हटा दूं, ध्यान से सुनते चलना, तो मेरे को जो विस्कोसिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, द विस्कोसिटी इज नोन एज काइनेमेटिक viscosity. Kinematic viscosity is independent from applied force होती दोस्तों। सर ये क्या बात हुआ, आप कह रहे हो कि मोशन में, यहां आपने लिखा है कि मोशन तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, फिर आप यहीं पे कह रहे हो कि मोशन हो रहा है और मोशन की वजह से जो विस्कोसिटी आ रही दैट वन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और उसको आप बोल रहे हो कि वो इंडिपेंडेंट है मोशन से, अप्लाइड फोर्स से। ये क्या बात हुई, आप लोगों को भी दिमाग में चौंकाने वाला बात लगा होगा। तो मुद्दा ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक मोशन जो होता है वो गतिज अवस्था में या चल रही जो कोई भी वस्तु है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। वस्तु किस कारण से चल रही है उस कारण को नेग्लेक्ट करते हुए, फिर से बोलता हूं, काइनेमेटिक जो वर्ड है वो वस्तु के मोशन या ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन के ऊपर होने वाली स्टडी है। ये सिर्फ मोशन को ध्यान में रख के की जाती है, वो मोशन किस वजह से हो रहा है उसको इसमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कहानी सबको समझ में आया क्या मेरी बात, क्या बोला मैं, जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर? यदि मेरे को कोई धक्का मारा है, धक्का मारने के बाद मैं चल रहा हूं, यदि उस धक्के को भी इंक्लूड करोगे तो ये कहलाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी। यदि कोई मेरे को धक्का मारा और मैं चल रहा हूं, तुम उस धक्के को नहीं देखे, सिर्फ मेरे चलने को देखे, तो इस समय जो विस्कोसिटी आएगी या जो मोशन आएगा वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक मोशन या काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, यस और नो? जल्दी बोलेंगे भैया लोग, ठीक है, आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होगा अप्लाइड फोर्स से, ये सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड ओनली अपॉन डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी। ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, ओनली अपॉन डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी। ये क्या मतलब हुआ सर, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी के ऊपर? भैया यदि डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो शियर नहीं होगा, तो विस्कोसिटी भी नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है, यदि कोई बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तो हम ये मान के चलेंगे और सबका सब क्या कहलाने लग गया, फ्रिक्शन। वो शियर या फिर विस्कोसिटी नाम का टर्म एप्लीकेबल वहां पर पे नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जल्दी बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली एंड ओनली डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड के ऊपर। तो सेकंड नंबर का हमारा टाइप ऑफ विस्कोसिटी हुआ इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोस्तों, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम, थोड़ा सा मेरा न्यू बनता नहीं अच्छे से, ऐसा न्यू, ये म्यू है, आधा म वाला है, ये आधा न वाला है, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। एक म्यू है एक न्यू है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, न्यू से डिनोट करते हैं। इस विस्कोसिटी को बोलते हैं सर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या यहां तक सभी को क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, यस और नो बोलेंगे भैया लोग। चले आगे बढ़े, चलो लिखना शुरू करेंगे आज हम लोग। यहां से कहा कौन से हिस्से में आ चुके हैं, बॉडी के पोजीशन से शुरू करो लिखना फटाफट। बॉडी में 3 प्रकार के पोजीशंस हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और काइनेमेटिक्स। डायनेमिक और काइनेमेटिक्स जब मोशन में होगा तब, और स्टैटिक जब वो स्थिर पोजीशन में होगा तब। फिर आगे चलना, फिर लिखना ये वाले सेक्शन को कि यदि कोई भी फ्लूइड बॉडी है, यदि उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर दो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, पीछे पढ़ चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी थीटा बाय dt, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब किसी भी फ्लूइड बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे
तो फ्लूइड बॉडी मोशन में आएगी। अप्लाइड फोर्स के कारण जो मोशन आएगा और उस समय जो डिफॉर्मेशन आएगा, उसमें जो विस्कोसिटी डेवलप होगी वो डायनामिक विस्कोसिटी कहलाएगी, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम सिर्फ मोशन को ध्यान देंगे, अप्लाइड फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जो हमको विस्कोसिटी मिलेगी वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाएगी, जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ। चलो इसको खुद से लिखो, समझते चलो, लिखते चलो। लिख लोगे तो बताना। इसको ना थोड़ा ऐसे बनाना, न्यू को, साइन को, ये ना वी ऐसे दिक्कत जाता है मेरे को। रुको, इसको मैं बना के दे रहा हूँ आपको, ऐसा। ठीक है, मतलब पूरा वी नहीं रहेगा, ऐसा चिपका हुआ, और यहां से ऐसा। ठीक है, इसको ऐसा बना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के सिंबल को, म्यू ऐसा रहेगा, ऐसा। और ये न्यू कुछ इस तरीके से। वी वी मत बनाना, वी को ऐसे थोड़ा चिपकाना, ऐसा। चलो लिख लो जल्दी से। ऐसा डिफरेंशिएट के टाइप लिखना ना, दोनों को अगल बगल, तो इजी होगा तुम लोग को दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करना, दोनों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हो गया? लिख के बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट लिखो भैया लोग। हो गया सभी का? बोलो यार, जल्दी बोलो। लिख लिए सब लोग?
थोड़ा स्पीड लिखेंगे, ठीक है। देखो मैं इस बार मैं पढ़ाई हाइड्रोलॉजी से इस बार थोड़ा सा अपना मेथड चेंज किया हूँ। रीजन उसके पीछे मैं चाहता हूँ आप लोग खुद का नोट्स खुद लिखो, समझो मेरे से। तो लिखने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। हालांकि उससे नुकसान ये होगा कि कुछ बच्चों की कॉपी बहुत खराब बनेगी, कुछ बच्चे मतलब जो पूरा डिपेंड होते हैं टीचर के ऊपर, उनकी कॉपी। बट मैक्सिमम बच्चे जो थोड़ा समझे रहेंगे, थोड़ा जाने रहेंगे, उन लोगों के लिए अच्छा बात क्या रहेगा कि आप लोगों का कॉपी में वो चीज लिखा रहेगा जो आप समझे हो, जो खुद से आप निकाले हो समझ के। मेरे मेरे इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताया उससे आप जो समझे उसको आपने अपने कॉपी में लिखा। तो जब भी आप कॉपी को दोबारा पढ़ोगे ना, आपको बहुत इजी फ्लो होगा। हो सकता है कॉपी थोड़ी हैवी बने, थोड़ा 2-4 पेज ज्यादा लग जाए, क्योंकि आप खुद से हर चीज लिखना चाहोगे। जब आदमी खुद से लिखता है ना, तो बहुत चीजों को लिखना चाहता है। टीचर लिखाता है तो लिमिटेड और सिंपल वर्ड्स में लिखाता है, क्योंकि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन कोई बुराई नहीं, थोड़ा कॉपी मोटा बन जाए चलेगा, यदि आपकी समझ आपके पास रहेगी तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अभी ऑनलाइन है बहुत समय से हम लोग, तो अब थोड़ा सा आप लोग का भी वो बिगड़ जाता है रिदम मेरे चक्कर में, इसीलिए मैं ये वाला मेथड अपनाया हूँ। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। एक तरफ है डायनेमिक विस्कोसिटी, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं बस डायनेमिक विस्कोसिटी लिख देता हूं। डिनोट करते हैं किससे इसको, म्यू से। दूसरे तरफ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डिनोट करते हैं इसको न्यू से, ठीक है। अभी देखो मेरे को न्यू उतना अच्छा बनाते नहीं बनता, तो मैं वी लिख के उसको घुमा देता हूं। तुम लोग को न्यू का सिंबल सिखा कुछ इस तरीके से, हल्का डेंसिटी वाला वी बनेगा और वो साइकिल में घूमेगा, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख देता हूं उसको भी टेम्परेरी के लिए। ये हमारा दो प्रकार का विस्कोसिटी हो गया। डायनेमिक विस्कोसिटी डिपेंड करता है अप्लाइड किसके ऊपर, जल्दी बताओ, फोर्स के ऊपर, यस और नो। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। अच्छा, फोर्स जहां पर पे आया, ध्यान से समझना, तो दो प्रकार का हम यूनिट पढ़े हैं, ठीक है। फोर्स का यूनिट कोई बताएगा क्या, जल्दी बताओ। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट होता है, जल्दी बताओगे क्या, कौन बताएगा न्यूटन किसका यूनिट होता है। वेट का, शाबाश बहुत बढ़िया। वेट, न्यूटन किसका यूनिट है सर, वेट का, समझना सब लोग, ठीक है। अब इस वेट को यदि मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस वेट को यदि मैं अर्थ के अंदर विस्कोसिटी निकालता और कंपेयर करता किसी और प्लेनेट से या किसी अर्थ के और पोजीशन से, तब हो सकता है मेरी विस्कोसिटी में डिफरेंस आता। अभी मेरा मुद्दा क्या समझना, फैक्ट क्या है, क्यों तुमको मैं चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मेरा फैक्ट, मेरा चीज ये है, इसको समझना बस थोड़ा सा, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। काइनेमेटिक जो है वो छोड़ देते हैं, वेट वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं। काइनेमेटिक क्या है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा। तो कुल मिला के जो डायनेमिक होगा उसमें से यदि मैं अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, काइनेमेटिक मिल जाएगा, यस और नो, जल्दी बताएंगे हाँ कि ना सभी लोग। सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात, जल्दी बताओ। ये कैसा हो गया, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग, हाँ, ठीक है चला लो इतना। तो डायनेमिक अप्लाइड फोर्स रिमूव होगा तो क्या दिखने लग जाएगा, काइनेमेटिक दिखने लग जाएगा। ओके ठीक है भाई, यहां तक भी समझ में आ रहा है। नाउ यदि मैं इसी, देखो तुम लोग को एकदम मस्त तरीके से सिखा रहा हूं ना, तो ये मेरा काइनेमेटिक कहलाने लग गया। पर यदि मैं बोलूं कि अप्लाइड फोर्स सेम पोजीशन पे या सेम जगह पर है, एट सेम प्लेस, तो क्या उसके जी के मान में, ठीक है, जी के मान में, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा जी बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटी ड्यू टू दी एक्सीलरेशन वाला स्मॉल जी बोल दें, कि वैल्यू में कोई चेंज आएगा, जल्दी बताओ। यदि अप्लाइड फोर्स सेम पोजीशन पे है तो उसके जी के मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो मैं अप्लाइड फोर्स के बजाय इसके मास के साथ कंपैरिजन करूं, यानी कि
मैं कंपैरिजन करूं, मैं रिमूव करूं, अप्लाइड फोर्स को ना रिमूव करूं, क्योंकि जी तो सेम है, ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी ड्यू टू दी एक्सीलरेशन, एम इंटू जी। तो मैं यदि जी सेम है और मेरे को फोर्स को हटाना था, तो अब मैं जी यदि सेम है तो फोर्स को ना हटाते हुए मैं किस चीज को हटाने की कोशिश करूंगा, इसमें से मास को। यस और नो, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बताओ भैया लोग, सबको क्लियर। मास को आइडेंटिकली रूप में हम किस रूप में डिनोट करते हैं, मास को आइडेंटिकल वे में हम डिनोट करते हैं बाय दी मास डेंसिटी, या फिर इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो। यस और नो जल्दी बताओ, हाँ कि ना। पहले रिलेशनशिप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो जल्दी बताएंगे। पहले मैं किस तरीके से इसको डिलीट कर रहा हूं, डायनेमिक से काइनेमेटिक में पहुंचने के लिए मेरे को अप्लाइड फोर्स को नेग्लेक्ट करना था। अप्लाइड फोर्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया एट सेम प्लेस, तो मेरे को पता चला कि जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मैं फोर्स को नेग्लेक्ट करने के बजाय उसके मास को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और मास को नेग्लेक्ट करने के लिए, मास को हटाने के लिए या मास को रिमूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मास डेंसिटी के साथ उसको खेलना पड़ेगा। अब कोई भी चीज मेरे बॉडी में जुड़ेगा तो आइदर वो एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, यस और नो। कोई भी चीज जुड़ के मेरे बॉडी में बढ़ेगा तो आइदर वो प्लस के साथ होगा या इनटू के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ। कोई भी चीज मेरे बॉडी से यदि मेरे को घटाना है तो आइदर वो माइनस के थ्रू होगा और डिवाइड के थ्रू होगा, यस और नो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। यदि मेरे को डायनेमिक में से मास डेंसिटी को रिमूव करना है, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, या तो माइनस करके, या तो जल्दी बताओ, या तो माइनस करके या तो डिवाइड करके। अब यदि माइनस करूंगा तो कुछ समथिंग वैल्यू माइनस होगी, मान लो डायनेमिक दो चीजों का मिक्सचर था, तो यदि उसमें से सिर्फ मास डेंसिटी को माइनस करूंगा तो हो सकता है थोड़ी वैल्यू माइनस हो, पर डिवाइड करूंगा तो मास डेंसिटी पूरा गायब हो जाएगा, यस और नो जल्दी बताओ, हाँ कि ना। और मास डेंसिटी पूरा गायब होगा यानी कि मास से रिलेटेड यदि जी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स भी गायब हो जाएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी और कुछ नहीं है दोस्तों, ये है डायनेमिक डिवाइडेड बाय रो, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मतलब होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू दी, ये रो क्या चीज है जल्दी बताओ, टू दी डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। क्लियर हुआ क्या सबको, जल्दी बताओ, यस और नो दोस्तों, क्या सभी को क्लियर हो गया यहां तक का चीज, हाँ कि ना भैया लोग, क्लियर। शाबाश, चलो मुद्दे पे आते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट अब कैसे निकाले, ये तो पता चल गया कि काइनेमेटिक कैसे निकालना है, डायनेमिक डिवाइडेड बाय रो करेंगे तो काइनेमेटिक आ जाएगा। अब डायनेमिक का यूनिट कैसे निकालू सर, समझना सब लोग। तो डायनेमिक का यूनिट निकालने का सबसे आसान नियम न्यूटन दे के रखे हैं, न्यूटन इज क्या बोलते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी थीटा बाय डी टी, यस और नो जल्दी बताओ, हाँ कि ना। डेल थीटा बाय डेल टी होता है, ठीक है, मैं डी बोल देता हूं उसको, ये पता था हमको। इसके अलावा हमको पता है कि डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू होता है डेल यू बाय डेल वाई। यही था कि वी रखे थे, क्या रखे थे अपन, हाइट को, डायमेंशन को क्या रखे थे अपन, वाई रखे थे कि वी रखे थे, वाई रखे थे ना, ठीक है। तो ये अभी हमको पता है। फ्रॉम 1 और 2 हमको क्या मिलता है, देखो डी थीटा बाय डी टी का यूनिट निकालते नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन इन डिग्रीज में आएगा, यस और नो। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसको सीधा कर रहे हैं, फ्रॉम 1 और 2 हम एंगुलर डिफॉर्मेशन में यूनिट नहीं निकाल सकते म्यू का, तो हम क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा इजी कर रहे हैं। हमने क्या किया, 1 और 2 से टाउ इज इक्वल टू लिख दिया म्यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई। देखो इजी, क्या किया मैंने यहाँ पे u और y शब्द को लाके जोड़ दिया, क्योंकि हमको पता है डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई, पीछे निकाल चुके हैं। तो हम लोग का यहाँ पे टाउ का ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। अब ना यहाँ से हमको उसका यूनिट निकालना है दोस्तों, यहाँ पर से हमको उसका क्या करना है, यूनिट निकालना है। समझिएगा सभी लोग, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू
डी यू बाय डी वाई ना। यहां पर पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, टाउ का हमको यूनिट किसका निकालना है, म्यू का। हमको यूनिट किसका निकालना है, म्यू का। सो पहले तो मेरे को टाउ का शियर स्ट्रेस का यूनिट बताओ जल्दी से, शियर स्ट्रेस का यूनिट बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस और नो। नाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू। यहां पर यू क्या बताता था, जल्दी बताओ, यू क्या बताता था, बोलो, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। डी वाई वाई क्या बताता था, जल्दी बताओ, वाई क्या बताता था, डायमेंशन। सो डायमेंशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, यस और नो, जल्दी बताओगे। मैं एक एक ठने चीज सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम रट दो घोट दो, जहां पे मेरे को लगेगा कि तुमको रटवाना वहां पर मैं रटवाऊंगा ना भाई, तुम काहे चिंता करते हो। पर यहां पर पे क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही, जल्दी बोलो, यस और नो, क्लियर। नाउ म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी देखो, ये मीटर तो कैंसिल हो गया, सिंपल बात है, तो ऐसा कर लिया करना, ऐसा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड था, सेकंड को नीचे ले आया हूं, चलेगा ना। इतना तो तुम लोग समझ जाते हो यार, आजकल धीरे धीरे सीख तो जा रहे हो सब। नाउ म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ कि नहीं दोस्तों। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ। ये हमारा फर्स्ट यूनिट हुआ म्यू का। अब तुम कभी भूल भी गए तो तुमको ये फार्मूला तो हमेशा याद रहेगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई, ये तो नहीं भूलने वाले। यहां से तुम म्यू का यूनिट खुद निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात एक लाइन का है मात्र। लोग रटते हैं तो भूल जाते हैं 2 महीना 3 महीना बाद। तुमको जरूरत नहीं है, तुमको ये इक्वेशन पता रहेगा, ये नहीं भूलोगे, इसकी चिंता मत करो। ये क्या होता है, कंफ्यूजन आता है, स्क्वायर था ऊपर एन था नीचे एन था, ये ऑप्शन देख के जरूरत ही नहीं हमको कंफ्यूज होने की। टाउ इक्वल टू म्यू इनटू डी वाई और डी वाई हमने फॉर्मूले से यह निकाल लिया, इसीलिए तुमको सिखा रहा हूं बस। जहां जरूरत नहीं होगा बिल्कुल मैं छोड़ देता हूँ, तुम लोग को भी पता है, मैं बोल देता हूँ ये चीज है लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा करके सीधा, ठीक है। अभी ये जरूरत है तो पढ़ा रहा हूँ। टाउ म्यू इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड इसका क्या होगा, हमको पता है, तुमको नहीं भी पता होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल होता है, यस और नो, जल्दी बताओ, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, पास्कल सेकंड, फॉर्मूला नंबर 2। म्यू इक्वल टू क्या हो गया, पास्कल सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताओ, यहां तक सभी को क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे दोस्तों, ठीक है। यहां तक का यदि क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्या बच गया, हाँ, म्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर नाउ, ठीक है। यहां पे लिखते हैं वी नो, अब ये तुम लोग को नहीं पता होगा, ये थोड़ा अंदर का चीज है, हालांकि स्कूल में तुम पढ़े हो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है, यूनिट है ये भी, ठीक है, फोर्स का। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है सर 10⁵ डाइन होता है। समझते चलिएगा सभी लोग, बहुत इजी है ये, तुमको याद हो सकता है करना पड़े तुम में से कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे जो स्कूल में अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए आसान। हमको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है सर। तो म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, न्यूटन सेकेंड, सो म्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10⁵ डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। सारे के सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब का सब पूछता है पेपर में, कोई चीज ऐसा नहीं इसमें से जो नहीं पूछा है, ठीक है। और सारे बेसिक एग्जाम्स के तुम्हारे जेई के लिए तो फेवरेट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए। अरे यार इसको मैं मिटा दिया, तुम लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे, इसको गड़बड़ हो गया क्या, इसको लिख डाले थे कि लिख लिए हो ना। अरे मैं हड़बड़ी में मिटा दिया, ध्यान नहीं दे पाया, मैं रुकता था, आदत अभी नहीं बना है। एक आध बच्चा प्लीज, हाँ रिकॉर्ड देख लीजिएगा सर प्लीज, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ दो, रिकॉर्ड देख लीजिएगा। अब मैं रुकूंगा इस बार ना, मैं ध्यान से उतर गया था, पुराना आदत में आ गया था।
ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 10⁵ डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर ध्यान देंगे बाकी लोग। 10⁵ डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, तो लिखता हूं मैं इसी चीज को तोड़ के 10⁵ डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नाउ लेट नहीं लिखेंगे। सो म्यू इज इक्वल टू 10⁵ डाइन सेकेंड। तुम लोग एस को पूरा सेकंड लिखना ना, भूल जाओगे नहीं तो। सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको अब लिख सकता हूं मैं 10⁵ डाइन सेकंड मीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कौन बताएगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर सर। और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 का भी स्क्वायर होगा, यस और नो? तो क्या लिख दो? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो? जल्दी बताएंगे सभी लोग, यस सर। नाउ तो यहां पर नीचे में क्या आ जाएगा? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। बगल में ब्रैकेट में ये चीज लिख लीजिएगा प्लीज, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 10⁴ और ये 10⁵ कैंसल होगा, यस और नो? जल्दी बताओ, हाँ कि ना दोस्तों? बचेगा ना बाबू? हाँ वो तो बचेगा, एक 10 बचेगा। ये 10⁴ 10⁵ कैंसल हुआ, एक 10 बचेगा। ठीक है, बचा कि नहीं बचा जल्दी बताओ, यस और नो? हाँ 10 बचेगा, 10। ठीक है, 10 बचेगा, यस और नो? बताओ जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलते चल रहा हूँ? आ रहा है सबको क्लियर? म्यू इज इक्वल टू फाइनल बचा 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर, यही बचेगा। जल्दी बताओ, हाँ कि ना दोस्तों? ठीक है, अब ध्यान से देखना सब लोग। 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को दोस्तों क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 पॉइस। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 पॉइस। फिर से बोल रहा हूं, 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों 1 पॉइस। ठीक है, नहीं 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 10 डायन सेकेंड, सॉरी मेरे से गलती है। एक मिनट एक सेकेंड रुकेगा। 10 मैं लिख लेता हूं, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा किनारे लिख लेने दो। 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पॉइस। ठीक है, ये भी यूनिट रहेगा मेजर करने का। ठीक है, आगे 1 पॉइस इज इक्वल टू विस्कोसिटी का ही मेजर करने का यूनिट आगे चल के लिखेंगे इसको हम लोग। 1 पॉइस हुआ, और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वन डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइस। ये आ जाएगा, अब सही ये चीज होगा दोस्तों। ठीक है, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, उसी को मैं सुधारा हूं। 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा दोस्तों 1 पॉइस। ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग इधर पे। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग फाइनली कहां पे पहुंचे? तोड़ते तोड़ते देखो, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को तोड़ते तोड़ते कहां पहुंचे? 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पहुंचे, यस और नो? ये दोनों सेम है कि नहीं है? पहले ये देखो सब लोग, क्या ये दोनों सेम है जो मैं लिखा हूं यहाँ पे? इस चीज को देख के बताओ, क्या ये दोनों सेम है? जल्दी से देख के बताओ इस चीज को सभी लोग, यस और नो? पहले देख लो एक बार, अच्छे से कैलकुलेट कर लो, देख लो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है। जल्दी देखो सब लोग, सेम है सर। ठीक है, अब इस 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों 1 पॉइस। एक यूनिट है, ठीक है, मेजर करने का एक यूनिट है मेजर करने का। भी मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखेंगे। तो 1 पॉइस बराबर इतना है, तो 10, ये 10 मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो फाइनली पता चलेगा हमको कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है?
10 पॉइस होता है। ठीक है, अब इसको पूरा लिख लो सब लोग। फाइनल हम लोग के पास लास्ट यूनिट मिलता है हम लोगों को, ये हमारा इक्वेशन नंबर हुआ 6 और ये हमारा इक्वेशन नंबर हुआ 7। अब ये सातों इक्वेशन में से जो चार हमारे काम का है वो चारों को हम लोग एक साथ अभी लिखेंगे। चलो फटाफट लिख लो, लिख लोगे तो बताना सर हो गया करके, जिनका हो गया वो बताएंगे। थोड़ा समय में याद हो जाएगा, मानता हूं कठिन है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो एफएम शुरू हुआ है। चलो लिखो इसको फटाफट सभी लोग। हो गया सभी का? हो जाएगा तो बताइएगा ना। अब देखो हमारे पास कितना इक्वेशन बचा, इधर देखते चलेंगे। म्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हुआ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। म्यू इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन हुआ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हुआ पास्कल पर सेकंड, नहीं पास्कल सेकंड। तीसरा इक्वेशन कौन सा हुआ हमारा, जल्दी बताओ। 10⁵ डायन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तीसरा। चौथा 10 डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पांचवा 10 पॉइस, ये हमारा पांचवा होगा। ये पांच इक्वेशन म्यू के हमारे न्यूमेरिकल से लेके हर जगह दोस्तों क्या होंगे, काम आएंगे। ये पांच इक्वेशन म्यू के क्या होंगे, हमारे न्यूमेरिकल से लेके हर जगह क्या आएंगे दोस्तों, काम आएंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा। अब तुम मेरे को बताओ नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कैसे निकालू, जल्दी बताओ। नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे निकालू। न्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। यस और नो, अभी सिखाया तुम लोगों को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे निकलेगा। न्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो से, अब रो का यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। रो का यूनिट क्या होगा, रो होता क्या, जल्दी बताओ। मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को कैसे लिखते, जल्दी बताओ। मास का यूनिट क्या है, केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ कि नहीं दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये केजी किस टर्म पे है, मास डेंसिटी का, जल्दी बताओ। स्लैग के टर्म पे सर। ठीक है, ध्यान रखना फोर्स के टर्म पे नहीं है ये, तो दिक्कत जाने वाला है। अभी थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा नहीं, तुरंत में आ जाएगा। अच्छा म्यू का यूनिट बोलो। म्यू का यूनिट अभी निकाल लिया हम न्यूटन सेकंड। चलो लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसका यूनिट बोलो, केजी पर मीटर क्यूब। यस और नो, यही होगा, देख के बताओ यस और नो। सभी को समझ में आ रहा है क्या, एक बार देखो भैया और बताओ मेरे को, यस सर और नो सर। बोलो 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 दोस्तों, तुम बोलोगे तो समझ में आएगा मेरे को, हाँ कि नहीं। यार तुम तो बोलते ही नहीं हो यार। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत किसी को भी, यस और नो।
चलो अब मेरे लिए तुम लोग एक काम करो, इस न्यूटन को इस केजी के साथ कटाना है। क्या करोगे तुम लोग कि ये न्यूटन ये केजी के साथ कैंसिल हो जाए? कुछ तो सोचो, दिमाग दो मेरे को, कुछ सोचो और दिमाग दो सब लोग फटाफट। बहुत स्लो और आराम से पढ़ा रहा हूँ भैया लोगों। 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू, शाबाश मैडम, यूनिट बोलो 1 न्यूटन का। इधर लिखता हूं, बोलो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, शाबाश, केजी मीटर पर सेकंड। देखो सही है क्या जो मैम बोली? सब लोग देखो, अरे तुम्हारे कॉपी में लिखा है 1 न्यूटन का यूनिट। अभी पीछे पढ़े हम 2 क्लास पहले, ठीक है, आज दिन ज्यादा हो गया बट 2 क्लास पहले ही पढ़े, ज्यादा क्लास नहीं हुआ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर पाओगे अब कैंसल? जल्दी बताओ, करके देखो तो सब लोग, यहां से करके देखो, मेरे को फाइनल यूनिट बताओ न्यू का, सब कैंसल करके देखो। अब तो मैडम तुमको बता भी दी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सब फटाफट कैंसिल करो जो जो कट रहा है और मेरे को फाइनल यूनिट बताओ दोस्तों, फिर आसान हो जाएगा हमारे। मीटर स्क्वायर पर, बोलो सर, दोनों स्क्वायर आ रहा है। देखो देखो, या तो क्यूब आएगा या पर सेकंड आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ पे सेकंड है। या तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्यूब बनेंगे या तो पर सेकंड बनेगा, स्क्वायर तो नहीं आ सकता। बोलो सब बताओ क्या यूनिट बना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मीटर स्क्वायर। अच्छा एक तो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट होता है जल्दी बताओ सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट होता है? जी ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, दोनों तेज हो भाई, बहुत। ये हो गया म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, याद रखना ये नहीं है, ठीक है, जी है। ये क्या है? म्यू है सर। इजी है क्या जल्दी बताओ? आसान है कि नहीं दोस्तों? फटाक से बोलने का, अरे बहुत कठिन नहीं है, हम लोग इजी इजी निकालते चल रहे हैं, तुमको सिर्फ कटाना सीखना होगा। अब जैसे मैडम बताई 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में उसको तुमको लिखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन को हमने अब क्या मान लिया, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना उसको अप्लाई करो 1 केजी मीटर पर सेकंड, प्यार से काटो एक एक चीज को और काट के मेरे को आंसर दो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। आंसर यही आएगा, बिल्कुल सही हो आप, पर कम से कम इसको काट के आंसर दो तब मेरे को क्लियर रहेगा। चलो यहां तक का यदि यूनिट सबको क्लियर हो गया है तो मैं इस तरफ में एक चीज लिखता हूं, कैमरा नहीं जमा अच्छे से पर कोई बात नहीं, इधर मिटा दूं, मिट गया है अब तो खैर। चलो यहां पर पे आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू दोस्तों 1 स्टोक्स। क्या बोला जल्दी बताओ? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 स्टोक। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 स्टोक है, तो ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना स्टोक होगा? कौन बताएगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हम्म, कौन बताएगा जल्दी बताओ। अच्छा एक स्टोक बराबर कितना मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही बता दो, छोड़ो ऐसा करा करो ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टोक है, तो मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁴ सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर पे इसी को लिख सकता हूं, और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 स्टोक्स। यस और नो जल्दी बताओ। रुकिए 1 मिनट रुकेगा ना, ये इसका इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 हुआ और ये वाला इक्वेशन नंबर 3 हुआ दोस्तों।
तीनों इक्वेशन आसान है। स्टोक्स भी एक यूनिट है, जैसे उधर पॉइस यूनिट है, इधर स्टोक्स यूनिट है। धीरे धीरे याद होगा, तुरंत में नहीं होगा हमको, लेकिन करना है, कंपलसरी है। हर दूसरे छोटे लेवल के एग्जाम में, जेई हो गया, जैसे एनएचपीसी बोले सर, वैसा एग्जाम्स में आपको, सेंट्रल में भी जो एग्जाम बेसिक लेवल के होते हैं उनमें आपको ये दिग्वेज करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, म्यू विस्कोसिटी और डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी वगैरह से। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दोस्तों। और इधर पे निकल के आया कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड दोस्तों। नाउ 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो ना यारो। बिल्कुल गलत। 10⁻⁴ यहाँ पे आएगा तो 1/10⁻⁴ बन जाएगा। 10⁻⁴ को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁴ स्टोक्स। यस और नो, सबको समझ में आया? इस चीज को आप जो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाओगे तो अपॉन में आएगा, और अपॉन में 10⁻⁴ है, यानी कि उसको मेरे को ऊपर ले जाना, तो क्या होगा जल्दी बताओ। अरे यार छोड़ो, गलत हो गया क्या मेरे से, 10⁻⁴ मेरे से गलती हुआ क्या, ठीक तो किया था क्या, देखो तो एक बार यारो। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो 10⁻⁴ स्टोक्स। देखो देख के बताओ सही है कि गलत है, एक बार जल्दी से देख के बताओ भैया लोग। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। मैं गड़बड़ा डर गया था, बिल्कुल सही है। देखो ये ऐसा होता, तो यदि तुम्हें मानो ये 1/100 होता तो क्या होता जल्दी बताओ। ऊपर जाता तो क्या होता, 10⁻⁻² इंटू स्टोक्स होता। लेकिन ये 10 की पावर पहले से -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 10⁻⁴ हुआ है। सबको क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताओ, एग्जाम्पल लेके समझाया हूं भैया लोग। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड रुकना, हाँ जी देंगे। चलो भैया, यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताओ। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ए सॉरी ये कहां से आ गया यार, ये चीज क्यों आ गया, हम तो डाइन में है ही नहीं, हम स्टोक में है। 10⁴ स्टोक्स। तो टोटल म्यू का कितना फॉर्मूला बना, फॉर्मूला नंबर 4। चलो म्यू का फॉर्मूला बताओ, म्यू का क्या क्या फॉर्मूला बना। पहला क्या बना, मीटर स्क्वायर, सब अपना कॉपी देख देख के बताते जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या बना, जल्दी बोलो, 1 सॉरी इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेना था पूरा, कोई बात नहीं, चलो 10⁻⁻⁴, उल्टा उल्टा कर लिया हूं, ये होगा 10⁻⁴ स्टोक्स। ठीक है, फिर यहां पर पे 2 बनेगा इसका, यहां पर पे लिखना पड़ेगा 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब सही है, ठीक है, 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर और
1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मेन फॉर्मूला 2, साइड फॉर्मूला में 2। इस प्रकार से हमारा न्यू निकलेगा दोस्तों। क्लियर सभी को? देखो जल्दी से बताओ। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। यहां तक का हो गया है, सब सही है, 1 नंबर। मेन हिस्सा खत्म दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट हिस्से में आते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है बेसिक, कि दिया हुआ है। अच्छा तुम लोग बताओ, स्टोक्स और पॉइस में स्टोक्स किसका यूनिट है? काइनेमेटिक की डायनेमिक विस्कोसिटी का? किसका यूनिट है स्टोक्स? जल्दी बताओ। काइनेमेटिक का। और पॉइस किसका यूनिट है? जल्दी बताओ, पॉइस किसका यूनिट है? फटाक से बताओ, पॉइस किसका यूनिट है? डायनेमिक का। ठीक है, तो उसका भी एक चार्ट बना लेना, ज्यादा है तो अगल बगल लिख के। हालांकि 2-3 दिन लगता है मात्र याद करने में, जैसे कि मैं तो बता रहा हूँ, तुम लोग एक बार फ्लो में आ जाओगे तो तुमको लगेगा भी नहीं याद करने की जरूरत, हो जाता है वो अपने आप। लिखा गया था मेरे से, गलती हो रहा था बीच में, पर वो फिर ठीक हो गया अपने आप, तो तुम लोग भी लिख डालोगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। मुद्दे पे वापस आते हैं। 10⁻⁴ स्टोक्स। अब मुद्दे पे वापस आते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन है म्यू इज इक्वल टू 0.4 पॉइस and specific gravity is equal to 0.4, so find new क्वेश्चन मार्क। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुप्तन गुप्ता का शुरू पेज का पहला ही आपका शुरू होता है, उसी का क्वेश्चन है। चलो न्यू का मान ज्ञात करो, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, ध्यान दिया रहना ना। और आंसर में कोई स्टोक्स में चाहिए, इन स्टोक्स। चलो ट्राई करो, सब ट्राई करेंगे। ट्राई करो, सब ट्राई करो, बनेगा, इजी है। शुरू क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल बना रहे हैं, थोड़ा सा लगेगा तकलीफ, फिर बन जाएगा। तो क्या?
चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। पहले तो वन पॉइस इज इक्वल टू क्या होता है ये लिख दो। चलो एक हिंट दे दे रहा हूँ। वन पॉइस बराबर कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है ये लिखो पहले। ऐसा कर लो, नहीं तो वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइस। सो वन पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो 0.4 पॉइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्स हो गया। डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करो तो वन 0.04 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखो तो पहले इसको करके देखो, मैं किया हूं उसको देखो एक बार सब लोग, सही है कि नहीं, क्योंकि समय कम है अपने पास। इसको एक बार देख लो। अगर अपने से बना के भी देख लो जो तुम लोग को अच्छा लगता है वैसा बनाओ। मैं तो तुम लोग को एक सैंपल दे रहा था कि यदि उसको तुमको स्टोक्स तक पहुंचाना है तो पहले तो उसको तुमको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तब तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम उसको स्टोक्स में पहुंचा सको। अब दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको भी करो कन्वर्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? रो ऑफ स्टैंडर्ड, रो ऑफ जिसका रखते हैं वो फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड। अब निकालो इसको, ये भी निकल जाएगा। करो भैया लोग, करो 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 जल्दी सब लोग। इससे आपको उसका मास डेंसिटी निकल जाएगा रो से, यहां से। वन स्टोक्स आ रहा है सर। और किसी का ट्राई करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे भैया लोग। ठीक है, एफएम हैवी है पर हम लगातार मेहनत करेंगे तो हम लोग के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट कहलाएगा, मेरा बात मानिए। ठीक है, ट्राई करेंगे सभी लोग। हो गया। जल्दी बताओ दोस्तों। एक ही बच्चे का अभी एक ही स्टॉक आया है और किसी का एक दो तीन चार स्टॉक कुछ। मैं आधा ज्यादा चीज आपको करके दे दिया हूँ, आधा ज्यादा चीज आपको करके दे दिया हूँ यहाँ पे। 0.04 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर तक तो मैं ला के दे दिया। डिवाइडेड बाय तुमको करना है बस।
यहाँ पर पे तुमको मैं सिखाया था क्या पीछे, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा था, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 रो, कितना होता था जल्दी बताओ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना होता था, कहाँ चला गया, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड 10⁴ यही नहीं है, देखो जल्दी से बताओ देख के थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट आंसर भी बन जाएगा। चलो 3-4 लोग का 1 स्टोक्स आ गया है, तो इसको अब बना के देखते हैं अपन सेपरेट फ्रेश। चलो क्या क्या किए पहले बताते चलो सब लोग, क्या क्या किए, चलो योगेश सर बताओ क्या किया आप, कैसे आपका 1 स्टोक्स आया। चलो यहाँ तक रुक जाओ सर, रुक जाओ योगेश सर, यहाँ तक देखो सबका आया है, यहाँ तक देखिए सब लोग 0.04 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर सबका आ गया है। मैं तुम लोग को इजी का ट्रिक भी सिखाऊंगा ना, काहे चिंता करते हो पहले, लेकिन बड़े मेथड से पहले डील कर लो, इजी वे में तो आएंगे आएंगे अपन। फिर क्या किए होगे सर अपन, फिर क्या किए अपन, हम्म वाटर की डेंसिटी कितना लिए, 1000, ठीक है शाबाश बहुत बढ़िया। तो स्पेसिफिक, सॉरी स्टैंडर्ड फ्लूइड का कितना आ गया हमारा, रो कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक। इसका यूनिट क्या होता है रो का, रो का यूनिट क्या होता है, लियो यूनिट, और जल्दी से 400 जो आया उसका यूनिट क्या लियो, केजी पर मीटर, चलो ठीक है इसको भी देखेंगे बाद में, ठीक है चलो केजी पर मीटर स्क्वायर रो का यूनिट आया। अब क्या किए, 1 न्यूटन, अब सब लोग अपना कॉपी पीछे पलट के देखो तुमने क्या किया, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज होगा, ठीक है तुमने जैसा वो मैडम बताई थी 1 न्यूटन का यूनिट डाल दो, डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर स्क्वायर, इस पूरे का फाइनल आंसर क्या आता था जल्दी बताओ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का फाइनल आंसर क्या होता था, 10⁵ सॉरी 10⁴ स्टोक्स, यही होता था कि नहीं, देखो जल्दी बताओ उस पूरा कंक्लूजन जो तुमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाला उस पूरे को यही किए थे हम लोग, ये से पूरा निकल के ये तुम ही लोग लाए थे, फिर इसको तोड़ते तोड़ते हम यहाँ पहुंचे थे, यस और नो देखो, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर, ये 10⁴ स्टोक्स होता था इतने पूरे को डील करने के बाद। अब इतने पूरे में हम लोग सारी चीजें रखते हैं, हमारे पास इतना पूरा तो नहीं है सर, हमारे पास है 0.04 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 केजी पर मीटर स्क्वायर, पूरे को तोड़ के लिखना चाहूं तो 0.04 डिवाइडेड बाय 400, डायरेक्ट ये लिख लू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड सर, देखो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा सर, हाँ चलेगा कोई बात नहीं उसको सुधार लेंगे, वो मैं उसी समय समझ गया था पर ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, कि काट छांट के अब ठीक बोले हो, ठीक है केजी पर मीटर चलेगा, उतना चलता है दूध भात, इसी में उस समय रोका भी नहीं, ठीक है चलो 0.04 डिवाइडेड बाय 400, अब 0.04 डिवाइडेड बाय 400 ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर कितना है, 10⁴ स्टोक्स है। अब मेरे को 1 स्टोक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 स्टोक्स स्टोक्स में चाहिए तो ये 10⁴ क्या नीचे ले आऊं, यस और नो, तो स्टोक्स में कितना आएगा, ये स्टोक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, देखो तो क्या आंसर आता है दोस्तों, ज्यादा आ जा रहा है यार, कैसे कर दिया मैं, कहाँ पे गड़बड़ किया हूँ, यहां से सॉल्व करो तो, थोड़ा मैं ज्यादा शॉर्टकट कर दिया लग रहा है, आ जाएगा लेकिन वो भी आ जाएगा, यहां से एक बार सॉल्व करो तो, ये वाले हिस्से से एक बार करो तो सब लोग, फिर देखते हैं क्या आता है, ये जी 0.04,
पर मीटर स्क्वायर। चलो कटा छटा के आंसर बताओ तो जल्दी से। 400 और 0.04, तो कितना हो गया बोलो तो। कैंसिल करो ना यारो। 10⁻⁻4। हम्म 10⁻⁻4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये बराबर होता है 10⁻4 स्टोक्स। ये तो आ गया है, वाह वाह वाह। ठीक है, शाबाश, बढ़िया। चलो अब बताओ क्या होगा आंसर। चलो देखो और बताओ आंसर क्या होगा। तुम ही लोग बताओ, पीछे चीज कर चुके हम लोग। बोलो यार, बोलो जल्दी बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। किसी का नहीं आ रहा है। अब तो आखिरी आ गए, कितना चीज बच गया बताओ। कुछ नहीं बचा है, तो सबको बोलना चाहिए आंसर। कितना देर और वेट कराओगे, तुम ही लोग बताओ। बोलो जल्दी बोलो, कितना देर और वेट करना है। हम्म हाँ वो, नहीं नहीं, ये पूछ रहा हूँ, ये फाइनल ये कितना आएगा। इसको तोड़ के बताओ ना, स्टॉक्स में कितना आएगा आंसर। एक लाइन का आंसर बचा है मात्र। तो तोड़ के बताओगे तो एक लाइन का आंसर बचा है। ये ऐसा मत करो ना तुम लोग, ये बताओ बस। ये कितना स्टॉक्स होगा, अभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ये बताओ ये कितना स्टॉक। हाँ बस, इतना ही तो बोलना है बाबू। 1 स्टॉक्स, मैं क्या वैसा लिख दूं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, उसको कैंसिल करने में तुम लोग 10�8 ला दे रहोगे तुम लोग कई जन। इसका मतलब ही यही है कि ये पूरा उस पर जाएगा तो कितना स्टॉक्स बनेगा, यही तो बोल रहा हूँ तुम लोगों को। तो फाइनली कितना स्टॉक्स बनेगा, 1 स्टॉक्स बनेगा। कैसे सर कैसे बनेगा। अरे तुम्हारे पास तो मस्त मस्त तरीका है ना। ये मैं गलत लिखा हूँ एक्चुअल में, इसलिए दिक्कत जा रहा है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, अब सही है। मैं गलत लिखा था, दूध भात। ठीक है, अब सही है, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 स्टोक्स। अब ये बनेगा, देखो आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो ना, ये तो एकदम इजी है, पीछे अपन निकाल चुके हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे जल्दी बताओ। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टोक्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 स्टोक्स। तो 1 स्टोक्स बराबर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा। यही चीज तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सब लोग जल्दी से। दिखा सभी को। कोई बात नहीं, दूध भात। एक क्वेश्चन और करोगे, बताओ जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई कर लो। ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा तुमको। उसकी चिंता बिल्कुल मत करो तुम लोग। चलो एक एक आध पहले तो बाकी सब लोग इसको लिख लो, जिसको जिसको लिखना है वो सब लिख लो फटाफट। ठीक है, बाकी सब लोग फटाफट इसको पहले लिख लो। हो गया। लिखिए जल्दी बताओ सब लोग, फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे भैया। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ दी kinematic viscosity of a fluid is if the kinematic viscosity of a fluid is
if the kinematic viscosity of a fluid is four Stokes, four Stokes, and the density of and the density of fluid is and the density of fluid is and the density of fluid is 0.8, नहीं नहीं, डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज 0.8 लिखेगा। देन फाइंड आउट दी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, then find out the dynamic viscosity of fluid। हो गया, बनाओ जल्दी जल्दी सब लोग। हो गया भैया लोग, जल्दी ट्राई करेंगे तो आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
वाह, 2-3 तो क्वेश्चन और बनाना है दोस्तों, ऐसे करोगे कैसे चलेगा, जल्दी बताओ। चलो जिन लोग का हो गया क्वेश्चन लिखो। इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज, दोनों एक साथ बनवाऊंगा, 6 स्टोक्स। If the kinematic viscosity of a fluid is 6 stokes, लिखो लिखो लिखो, सबको लिखना है, 6 stokes and the specific gravity is 1.9, आया हुआ क्वेश्चन है, specific gravity 1.9, then find out the dynamic viscosity of the fluid। सेम क्वेश्चन जो भी दिया हो सेम बनाना है, बताओ। चलो ट्राई मारो सब लोग, तुम लोग को सब करके दूंगा तभी मारोगे लगता है कोई बात नहीं। चल एक चीज तो मेरे को बताओ, पिछला क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताओ। पिछला क्वेश्चन 4 स्टोक्स था और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था, 0.8 ना, ये दिया। ठीक है, चलो दोनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया। चलो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो मेरे को रो बता दो, रो बराबर क्या होता है जल्दी बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो रो 1.9 इंटू 1000, 0.8 इंटू 1000, यस और नो, हाँ कि ना यार, रो जल्दी बोलो। यस सर, तो 1900 केजी पर मीटर क्यूब, ये कितना हो गया, 800 केजी पर मीटर। रो तो निकल गया दोनों का। नाउ स्टोक्स, 1 स्टोक्स हमेशा ऐसा निकाला करो, उल्टा चला करो। 1 स्टोक बराबर, ये देखो यहां से निकलेगा 10 टू पावर 4 -4 सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड सर। 1 स्टोक बराबर, सो 6 स्टोक बराबर, कौन बताएगा जल्दी बताओ। तो 6 स्टोक बराबर सेम यहाँ पर भी 1 स्टोक बराबर, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं ना। 1 स्टोक बराबर 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सो जो भी लिखते हो तुम लोग अंग्रेजी में, इसमें कितना स्टोक था, 4 स्टोक्स बराबर कितना होगा, अरे मल्टीप्लाई, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन एक्स। शाबाश बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। 4 स्टोक्स बराबर 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या 6 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ना। इधर देखो, अभी मत बनाओ, अब तुम मेरे को देखो, बहुत समय दिया हूं मैं, इतना समय कोई टीचर नहीं देता है। तुम सौरभ सर से भी पढ़ते हो, राय सर से भी पढ़े हो, अवधेश सर से भी पढ़े हो, इतने सारे टीचर से पढ़े हो। जितना समय मैं देता हूँ उतना समय मैं चाहता हूँ तुम बनाओ। यही चक्कर में पीछे न्यूमेरिकल बनाना छुड़वाया था मैं, पिछला बैच को बहुत कम न्यूमेरिकल बनवाया हूँ, बहुत लोग गरियाते हैं मेरे को, लेकिन उसका कारण था समय कम था और केचर केचर होता था, सिलेबस डिले होता है, तो सर ये बचा है वो बचा है, ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ। तो मैं अभी मेरे पास बहुत समय मेरे को पता है, ठीक है, तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक न्यूमेरिकल को समझ दे के। हाइड्रोलॉजी में तुमको दिखा भी है कितना गजब हुआ है, इस बार का हाइड्रोलॉजी सबसे अच्छा हुआ है अभी तक के जितना हाइड्रोलॉजी उसमें से। चलो 4 स्टेप्स इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया, ये यहां तक हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब, यहां से निकलता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही होता है, यस और नो जल्दी बोलो, हाँ कि ना। अब मेरे को आंसर चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ये हिस्सा पाने के लिए मेरे को इस हिस्से को इधर ले जाना पड़ेगा, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। समझ रहे हो, मेरे को ये हिस्सा पाने के लिए, ये हिस्सा अननोन है, क्वेश्चन मार्क है, ये तो भी निकला हुआ है, ये देखो, ये देखो, और ये भी दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, तो मेरे को ये हिस्सा चाहिए ना, तो ये हिस्सा क्वेश्चन मार्क है, तो इस हिस्से को पाने के लिए इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, तुम लोग बताओ जल्दी से, करूं कि नहीं करूं, करो सर। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू केजी पर मीटर क्यूब, ये जैसा का तैसा उठ के उस पर जाएगा क्योंकि अपॉन में है,
यदि ये चीज जाता तो नीचे ऊपर जाता, ये जाता तो नीचे जाता, ये अपॉन में है तो ये कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब। ये तुम्हारा फाइनल एक और शॉर्टकट बना कि यदि तुमको काइनेमेटिक्स को डायनेमिक में कन्वर्ट करना है तो तुमको ये रखना है। पीछे तुम्हारा एक शॉर्टकट बनवा चुका हूं, तुमको ध्यान दियो कि नहीं दियो हो, कि जब तुमको डायनेमिक को काइनेमेटिक में जाना था तो तुम यहां पर पे जो लिखा था मैं, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब यदि करते, सॉरी हाँ, इनटू केजी पर मीटर क्यूब करते तो ये तुम्हारा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आता। ये तुम लोग पीछे लिख चुके हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। अब ये चीज तुमको चाहिए, तो ये चीज इस क्वेश्चन का क्या आएगा जल्दी बताओ, चलो कर देते हैं। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, या ध्यान से देखो ऐसा, म्यू इज इक्वल टू, चलो करते हैं 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू 1900 केजी पर मीटर क्यूब। जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यदि इसको पॉइंट्स में बोलता तो कैसे रखते, जल्दी बताओ। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी बोलो, 10 पॉइंट सर। तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आ जाएगा जल्दी बताओ, जो भी आना है वो आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। इसको भी कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू 800 केजी पर मीटर क्यूब। जो आंसर आएगा किस में आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। यहां पर पे जो आंसर आएगा उसको लिख देना, और यहां ब्रैकेट के अंदर फिर लिखना 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 पॉइंट्स। तो उसको फिर कन्वर्ट कर लेना फाइनली, ये तुम्हारा जो आंसर आएगा। चलो आंसर बताओ दोनों का, फटाफट दोनों का आंसर बताओ। 19 का छक्के कितना पहाड़ा होता है, 19 छक्के, जल्दी बोलो। 19 जा, कौन बताएगा तुमको, बोलो 25 तक पहाड़ा कम से कम याद रखो, अब इंजीनियर हो। हे भगवान, चलो बताओ जल्दी बताओ यार, 19 छक्के। तुम लोग ना तबाही चीज हो ना क्या है, कते 19 छक्के 100, 114, 141, शाबाश 114, ठीक है ठीक है ठीक है, 114 सही है, मजाक कर रहा था मैं, सोच रहा था याद है कि नहीं तुम लोगों को। बढ़िया, इधर देखो 114। अब 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 10 पॉइंट्स है। तो 114 में पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो 1140 पॉइंट्स हो जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ हाँ कि ना। अरे नहीं नहीं नहीं, 19 छक्के 114, ठीक है, फिर 2 शून्य 2 शून्य उधर, 4 शून्य माइनस, तो 1.14 होगा, है कि नहीं, देखो ना यार। अरे ये 2 शून्य, ये -2, तो बचा अभी -2, यस और नो, ठीक है ना। तो 114 में -2 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1.14 नहीं आएगा, ठीक है। अब 1 न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइंट्स है, तो 1.14 इंटू 10, तो 11.4 पॉइंट्स, फाइनल आंसर। करके देखो हम लोग, इसका बताओ 8 चौक, बोलो 8 चौक कितना होता है, 8 इंटू 4 32, 32 में 2 शून्य इसका इधर कैंसल हुआ, इसके साथ बचा -2, 32 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आंसर हो गया, 0.32, ठीक है। अब 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर इक्वल टू 10 पॉइंट, तो 0.32 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 3.2 पॉइंट। सभी का आंसर आया कि नहीं आया, मेरे को पता है तुम लोग फटके फेंका जाओगे इतना में, पर मैं नहीं, इतना स्लो भी नहीं हो सकता कि तुम लोग को पहाड़ा और गिड़ा भाग के लिए रुकवाऊं। मैं एकदम इजी तरीके से तुमको सिखाया हूं, और ये इसका शॉर्टकट कोड है दोस्तों। ये कोड दोनों में अप्लाई होगा, फॉर डायनेमिक एंड फॉर काइनेमेटिक्स। यही सिखाना था मेरे को बस एक ठो। जैसे कि ये कहां से कहां जा रहे हैं जल्दी बताओ, किसमें से किसमें जा रहे हैं। जब हमको क्या चाहिए होगा, डायनेमिक क्वेश्चन मार्क चाहिए होगा, तब ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और काइनेमेटिक चाहिए होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
केजी पर मीटर क्यूब। ये कब होगा? जब काइनेमेटिक चाहिए होगा तब, काइनेमेटिक क्वेश्चन मार्क होगा तब। बाकी जो छुटकू बुटकू है वो तो तुम इधर लिख सकते हो, ये जो मैं लिखा हूं इसको भी एक, चलो मैं यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ, कहां तो इतना तमाशा चाहोगे। ठीक है? हो गया? ये तुम लोग के लिए फाइनल कोड रहेगा बनाने का। अब बोलो एक आध क्वेश्चन और बनाओगे? तुम लोग बनाते तो हो नहीं यार। हैं? बोलो जल्दी बोलो, एक आध क्वेश्चन और। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कल फिर वही हो जाएगा मैडम, बनाना तो ये बनाना तुम लोग, ठीक है? एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिखो, लिखो द डायनेमिक विस्कोसिटी, नहीं डायनेमिक विस्कोसिटी मत लिखो, लिखो ए सर्टेन पॉइंट, ए सर्टेन पॉइंट द शियर स्ट्रेस ऑफ ए कैस्टर ऑयल इज एट ए सर्टेन पॉइंट। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, हर वैरायटी का एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस बार में। एट अ सर्टेन पॉइंट द शियर स्ट्रेस ऑफ ए कैस्टर ऑयल इज, the shear stress of a castor oil is 0.316 Newton per meter square, 0.316 Newton per meter square. Shear stress of a castor oil is 0.316 Newton per meter square, and the velocity gradient is, and the velocity gradient is, लिखो, and the velocity gradient is, बहुत इजी कर दे रहा हूं ना इसको, 0.316 सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट इन्वायरमेंट में पढ़े हो, इसका यूनिट तुम लोग याद है कोगुलेशन में कि भूल गए? कोई बात नहीं, ठीक है। 0.316 सेकंड इनवर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी पता करना है। क्या लगाओगे जल्दी से बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है? पहले तो ये क्या चीज दिया हुआ है, पहला वाला क्या है जल्दी बताओ, पहला वाला क्या है? शियर स्ट्रेस टाउ है सर। 0.316 सेकंड इनवर्स क्या चीज बोल रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी नहीं बोल रहा, वेलोसिटी ग्रेडियंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं अभी हम लोग एफएम में वेलोसिटी ग्रेडियंट को? वहां वाला छोड़ो, यहाँ किसे? शाबाश, डेल यू अपॉन डेल वाई। नाउ म्यू चाहिए तो क्या रिलेशन बनेगा जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला लगाओ, बोलो। म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। चलो टाउ का यूनिट क्या है पता है हमको, चलो लिख ही देते हैं, 0.316 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज म्यू? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इनटू डी यू बाई डी वाई कितना दिया? 0.316 सेकंड इनवर्स। अच्छा, डी यू बाई डी वाई को हम लोग अपने तरीके से तोड़े थे ना उस समय, बच्चों वाला स्कूल टाइम वाला, कैसे तोड़े थे? डी यू को मीटर पर सेकंड। नाउ डी वाई, व्हाट इज डी वाई? इज मीटर। नाउ मीटर मीटर कैंसल, दिस इज सेकंड इनवर्स। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यस और नो? जल्दी बताओ, इजी? ठीक दोस्तों, मतलब कुल मिला के हमको वही चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ये सेकंड इस पर आएगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर म्यू का यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट इधर आएगा तो। अब फाइनल आंसर बताओ कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू, देखो
इजी। कितना हुआ म्यू का मान, जल्दी बोलो, म्यू का मान जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अरे ये तो बोल ही सकते हो यारो। अब इसको मैं इसको पॉइंट में चेंज करना चाहूं तो जल्दी बताओ। नहीं मैडम, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कितना होता है, 10 पॉइंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई सा भी एक जो ऑप्शन में दिया होगा। इजी, यस और नो जल्दी बोलेंगे, हाँ कि ना। अब तुम लोगों के लिए एक एक होमवर्क तो नहीं बोलूंगा, अभी तत्काल में करने की चीज है ये भी, ये सब क्वेश्चन आता है ना, मैं जितना वैरायटी बता रहा हूँ सब पेपरों में आएगा। इस बार हम लोग एफएम को भले 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग तुम लोग के भविष्य के लिए भी काम आएगा। तो मैं इतना करा दूंगा कि एफएम में पुराने बच्चों का भी जो पढ़ रहे हैं उनका भी एक लाइन नहीं छूटेगा, और जो नए बच्चे हैं उन लोग का तो पॉलिश पूरा एफएम हो जाएगा। जैसे हम जियोटेक में खूब मेहनत की, एनवायरमेंट में की है, इस बार एफएम में भी तगड़ा करेंगे। मैं इस बार जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ पूरा अपना जी जान लगा के तुमको हर चीज करा दूंगा उसमें। फिर वो तुम लोग को जो रोना रहता है ना कि न्यूमेरिकल कम हुआ, थ्योरी कम हुआ, सब तुम्हारे कॉपी में रहेगा। बशर्ते शॉर्ट नोट्स तुमको बनाना है 4-4 पेज वाला, ठीक है। पूरी कॉपी नहीं पढ़ सकते पेपर में, अभी भी बोल रहा हूँ, समय है, यदि सेकंड क्लास नहीं लगता है, तुम आज यहाँ से लेके शाम के 4 बजे तक फ्री हो पूरा, तो तुम अपना 4 पन्ने वाला शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो बड़ा बड़ा पन्ना आता है, मार्केट में जाना, वो एक पन्ने को आप 5 फोल्ड कर सकते हो। करण सर ऐसे ही करते थे, मैं देखा था उनको। आज जिंदगी में लगता है कि साला बेस्ट फ्रेंड बगल में बैठ के ही काम करता था, सीख लेता उससे। उस समय अड़ियल रहते हैं, हम अपने दोस्तों से कुछ सीखना नहीं चाहते, हम अपने आप को होशियार समझते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है। 90%, 90 नहीं, 100 के 100% पेपर में मोर देन 70% क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही होता है। वही कॉमन सेंस वाले, वही बेसिक क्वेश्चन, वही फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 70% से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि 150 में 70% कितना हुआ, 15 सत्ते कितना होता है, जल्दी बताओ, बोलो 15 सत्ते कितना होता है तुम लोग, 105। 105 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे 150 नंबर के पेपर में तुम्हारे कॉपी के अंदर लिखा पढ़ी एकदम बेसिक चीजें आती हैं। हम इतना ज्यादा कंटेंट रख लेते हैं कि वो 105 क्वेश्चन में सिली सिली मिस्टेक करके उसको 90 पहुंचा देते हैं। फिर अफसोस करते हैं, यार सिली सिली मिस्टेक हो गया, नहीं तो मैं सेलेक्ट हो जाता। जब तुमको पता है कि वो 105 क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी के अंदर से हर पेपर में आने हैं, वो शॉर्ट नोट से ही आने, वही बेसिक, कॉपी भी पूरा नहीं पढ़ना है। 200 पेज का कॉपी कौन पढ़ पाएगा। वही एक बड़ा सा पेज खरीदो, 10-12 एक पेज को ऐसे 5 फोल्ड में निपटाओ, उसमें मस्त ऐसे सिस्टमेटिक अपना पूरा बनाओ। FM1 हाइड्रोलॉजी, एक इधर लिखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, वो हाइड्रो का हो गया। एक डायरी में उसको स्टेपल कर दो, जब लगा उसको ऐसे खोलो और एक बार पूरे को एक रीड मारो, 2 रीड मारो, उसी उसी को मारो, सिर्फ कोई कॉपी पुस्तक नहीं छूना है। तुम्हारा 105 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। यदि 105 में से 100 भी सही कर दिए तो बाकी 20 तुम बोधा तो हो नहीं, एकदम बुद्धिहीन तो आदमी हो नहीं, तुम बाकी 20-30 आराम से, 50 बचे हैं अभी तुम्हारे पास, 45 क्वेश्चन बचे हैं, 45 में से 20 तुम छू ही लोगे और तुम टॉप 10 में नाम रखोगे। ये मेरे को बहुत समय बाद समझ में आया, और तब मेरा भी रैंक अंदर आना शुरू हुआ। यदि मैं शुरू में करण सर को पकड़ लेता तो शायद आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। और तुम लोगों को मैं अपनी गलती को सिखा रहा हूँ कि ये तुम करो अभी। अब तुम बोलोगे कि सर क्लास कम लग रहा है, तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसको कवर कर लो। कल से तो तुम लोग का ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है, एक क्लास ट्रांसपोर्ट होगा, एक क्लास FM होगा, तो तुम्हारे पास समय कम बचेगा फिर, ठीक है। चलो ये कहानी खत्म। अब तुम लोग को 2 काम करना है मेरे को, डायनेमिक और काइनेमेटिक का, FLT और MLT। FLT MLT को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ तो, क्या बोलते हैं FLT MLT को, FLT को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। अरे तुम लोग को सिखाया ना MLT क्या होता है, मैट्रिक यूनिट। क्या क्या होता है, M मतलब क्या होता है, M मतलब क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम। और FLT क्या होता है, जल्दी बताओ, FLT क्या होता है, फोर्स, लेंथ और टाइम। तो FLT किसके लिए यूज होता है, जहां पे वेट दिया हो, और MLT किसके लिए यूज होगा, जहां पे मास दिया हो। अब तुमको दोनों का यूनिट तुम्हारे सामने है, किन दोनों का, चलो बताओ किन दोनों का यूनिट तुम्हारे सामने है, डायनेमिक और काइनेमेटिक का। तो डायनेमिक का यूनिट क्या है, चलो बोलो जल्दी से, डायनेमिक का यूनिट क्या है, तो याद हो गया होगा, इतना सारा पढ़ लिया इस चीज को। डायनेमिक का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो तुम्हारा काम है इसको FLT में पहले और MLT में बाद में कन्वर्ट करो।
ये हो गया म्यू। अब न्यू को तुमको कन्वर्ट करना है, न्यू का यूनिट बोलो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसको पहले एफएलटी में कन्वर्ट करो, फिर एमएलटी में कन्वर्ट करो। फटाफट सब लोग अभी करेंगे, घर जाके नहीं, मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं करता बिल्कुल। एक मिनट में एफ बोलो, एफ की पावर 1 एल माइनस 2 टी की पावर 1। ठीक है, चलो ये तो बता दिए। इसका एमएलटी भी बता दोगे, बहुत इजी। इसका एमएलटी बता दो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का, कौन बताएगा? ठीक है, इसका बताओ एमएलटी, इसका एमएलटी बताओ जल्दी से। हो गया? सबका हुआ? बोलो यारो, आया? क्या आया वरुण सर, बोलो फिर से, मैं थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा, फिर से बोल दो भैया एक बार। ठीक, बाकी लोग मिलाओ। देखो यही है, देख के बताओ एक बार, यस सर नो, सबका? शाबाश, ये तुम लोग का इस क्वेश्चन का अंत हो गया। इस वैरायटी का, इस टॉपिक का, डायनेमिक काइनेमेटिक का अंत पूरा। तुम्हारे को क्लास में इतना मैं फ्री कर दिया हूँ इस टॉपिक से कि तुमको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। दिक्कत जाएगा बस डाइन किस में था, पॉइस किस में था, स्टोक्स किस में था, इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं ये नहीं कहता तुरंत यार, कुछ कोड बना लो। हम अपने समय में कोड बनाते थे कि स्टोक्स किसके लिए है तो डायनेमिक, डायनेमिक का फिर हम लोग उसके साथ रिलेट करते थे। पॉइस किसके लिए है, सॉरी पॉइस किसके लिए है डायनेमिक, तो उसके साथ रिलेट करते थे। स्टोक्स किसके लिए है काइनेमेटिक, तो उसके साथ उसको रिलेट करते थे। ये तुम लोग करो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तुम जैसा चाहते हो उसको वैसे एक कोड बना लो, कोड बना के उसको याद करो। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। अब हम लोग को इसके बाद क्या पढ़ना है, देखो दो फंक्शन है हमारे पास। पहला है हम लोग को पास्कल्स लॉ पढ़ना है। पास्कल्स लॉ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आज तुमको क्या बोला, कहीं भी शियर अप्लाई होगा, शियर अप्लाई होने के लिए मेन रीजन क्या होगा, शियर कब अप्लाई हो सकता है, तुम लोग बताओ जल्दी से, जो हमको पढ़ना है अब अगला। शियर कब अप्लाई हो सकता है बताओ जल्दी से। वो तो फ्रिक्शन भी लगेगा तब। शियर कब अप्लाई होता है, व्हेन डिफॉर्मेशन ऑकर, जब डिफॉर्मेशन आएगा तब शियर लगेगा दोस्तों। जब डिफॉर्मेशन आएगा तब शियर लगेगा। एकदम इजी चीज सिखा रहा हूं तुम लोग के, बहुत काम का है। तो पास्कल्स बोलते हैं, पास्कल्स ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी में फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा जब वो रेस्ट पोजीशन पे हो और जब वो मोशन पे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आइडियल फ्लूइड में, क्योंकि आइडियल फ्लूइड को हम मानते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तुम लोग बताओ। इनकम्प्रेसिबल मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होगा। यदि डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो उसमें शियर स्ट्रेस, जल्दी बताओ, तो उसमें शियर स्ट्रेस जीरो। तो विस्कोसिटी उसमें, विस्कोसिटी उसमें क्या होगा जल्दी बताओ, जीरो। शाबाश, बहुत बढ़िया। सेम चीज ये आइडियल की फ्लूइड हुई। आइडियल रेस्ट और मोशन दोनों में पास्कल्स लॉ को फॉलो करेगा। क्योंकि बॉडी में देखो, बॉडी यदि गोल है समझना, तो इसमें फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन
इक्वल। लेकिन जब ये मोशन में आएगी तो तुम हमारे हिसाब से यदि इसमें शियर लगेगा, ये मोशन में आएगी इसमें शियर लगा तो बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म हुई तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा क्या, तुम लोग बताओ जल्दी से। फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, अनइक्वल रहेगा। यानी कि रियल फ्लूइड में, रियल फ्लूइड ओरिजिनल जो रियल फ्लूइड होता है, आइडियल तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, रियल फ्लूइड जो होगा उसमें शियर स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, होगा। बॉडी डिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पास्कल्स लॉ वैलिड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, सब जगह यूनिफॉर्म स्ट्रेस का, सॉरी फोर्स बोल दिया था मैं, स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं तुमको एक सवाल पूछूं, यदि रियल फ्लूइड है और स्टेशनरी पोजीशन में, स्थिर अवस्था में है, तब क्या चांस है तुम लोग बताओ। स्थिर अवस्था में है तो मैं तुमको एक और चीज बोला था, शियर लगने के लिए बॉडी को क्या होना जरूरी है, जल्दी बताओ, मोशन में आना जरूरी है। तो यदि मोशन में नहीं है तो क्या शियर अप्लाई होगा, तुम लोग बताओ जल्दी से, मोशन में नहीं है तो क्या शियर अप्लाई होगा, बोलो यारो, नहीं होगा। जब शियर अप्लाई नहीं होगा तो विस्कोसिटी के चांसेस जल्दी बताओ, जीरो। जब विस्कोसिटी नहीं होगा तो बॉडी में किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं, बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं तो स्ट्रेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रियल फ्लूइड भी पास्कल्स लॉ को फॉलो करता है, सिर्फ कब, रियल फ्लूइड भी पास्कल्स लॉ को फॉलो करता है सिर्फ कब, जब वो स्टेशनरी पोजीशन पे, स्टैटिक अवस्था में हो। यस और नो, क्लियर सबको, जल्दी बताओ। अब एक रिजिड बॉडी है, रिजिड का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, रिजिड बॉडी का मतलब, तीसरा केस, केस नंबर 1 बता दिया, केस 2 बता दिया, केस 3, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब जिसके डायमेंशंस में चेंज ना हो, डायमेंशन में चेंज नहीं होगा तो डिफॉर्म होगा क्या, जल्दी बताओ, ये डिफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि रिजिड बॉडी भी चाहे मोशन में हो चाहे स्टैटिक हो, किसका फॉलो करेगा, पास्कल्स लॉ को फॉलो करेगा, एकदम आसान। यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। सिर्फ एक बॉडी है जो पास्कल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो कौन है जल्दी बताओ। सिर्फ एक बॉडी है जो पास्कल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, कौन सी बॉडी है वो, अभी सिखाया तुमको, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड जो मोशन में रहे सिर्फ वही बस पास्कल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो कल ये पास्कल्स लॉ होगा तुम्हारे सिलेबस में, मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा लाइन। अब मैं WRT के समय याद किया था सिलेबस तुम्हारा, अभी मैं भी भूल गया हूँ। अब CSE भी पास आएगा फिर याद करूंगा। सिलेबस टीचर को याद करना बहुत जरूरी होता है ताकि तुमको फोकस करवा सके। तो इसको देखना घर जाके सब लोग, ठीक है। कल हम लोग, आज मेरे ख्याल से लूंगा एक क्लास शाम को, कल मैं थोड़ा और लंबा लूंगा क्लास, तो थोड़ा जो अभी बीच का छूटा छाटा है जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर ले, ठीक है भैया लोग, जाओ मजे करो। आज तो ऑफिस होगा ना बहुत लोगों का।